हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का एक और महत्वपूर्ण दिन, एक और दिन सदन के अंदर बहुत सारी फर्जी जानकारियां दी गई, भ्रम फैलाने वाली जानकारियां दी गई, या यूं कहा जाए कि बहुत सारे झूठ बोले गए। हालांकि एक बार फिर झूठे टेसुए नहीं बहाए गए, झूठे आंसू नहीं बहाए गए मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन झूठ एक बार फिर भर भर के बोला गया। अविश्वास प्रस्ताव आया, उसके बारे में क्या होना था, क्या होना चाहिए था, उसके बारे में आपने बहुत सारी बातें की होंगी और दूसरों की बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन असली मुद्दे क्या हैं उनके ऊपर आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा था एमएसपी की गारंटी का संशोधन विधेयक, वो खारिज कर दिया गया। पहले सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि ये तो इसलिए खारिज किया गया क्योंकि ये तो केंद्र का मामला है, हम लोग इसको छू ही नहीं सकते, जबकि वो एपीएमसी एक्ट में संशोधन का मामला था, वो राज्य का मामला था, ये राज्य सरकार का अधिकार था कि वहां पर कानून लाया जा सकता है। लेकिन असली मंशा, असली जो सोच थी सरकार की, वो केंद्र सरकार की भी थी, वो आज सदन के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जाहिर की। उन्होंने बताया कि क्यों वो किसानों को एमएसपी नहीं देना चाहते, और ये वही मुद्दा है जिसके बारे में जो किसान नेता हैं उनकी केंद्र सरकार के साथ बहुत बार बहस हो चुकी है, और किसान नेता सरकार को बहुत बार इसके बारे में समझा चुके हैं, बता चुके हैं। वहीं झूठे आंकड़े एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से हरियाणा विधानसभा में पेश किए गए। उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी की गारंटी का कानून पूरे देश में बनता है, पहली बात तो वो पूरे देश के मालिक नहीं है, वो प्रधानमंत्री नहीं, वो मुख्यमंत्री हैं, उनसे डिमांड थी हरियाणा में एमएसपी की गारंटी देने की। तो उन्होंने लेकिन फिर भी पूरे देश का जिक्र करते हुए कहा कि अगर पूरे देश में एमएसपी की गारंटी का कानून लागू होता है तो सरकार को किसानों की फसल प्रोक्योर करने के लिए, खरीदने के लिए 17 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और जो केंद्र सरकार है उसका बजट ही 30 लाख करोड़ से कम है, 27-28 लाख के करोड़ के आसपास का उसका बजट है। अगर आधे से ज़्यादा बजट किसानों की फसल खरीदने में ही खर्च हो जाएगा तो फिर बाकी काम नहीं हो पाएंगे, ये उनका कहना था। लेकिन ये बात केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच में हो चुकी है, बहस हो चुकी है। अब किसान नेताओं का ये कहना, और ये बात आप भी समझ सकते हैं कि अगर केंद्र सरकार किसानों से 17 लाख करोड़ रुपए की उनकी फसल को खरीद लेगी तो क्या उसको अपने घर में रखेगी, अपने गोदामों में सड़ाएगी, उसको वापस बेचेगी भी? तो अगर किसानों की फसल सरकार खरीद लेगी एमएसपी के ऊपर, तो क्या लोग अनाज खाना बंद कर देंगे? क्या कपास से कपड़े बनने बंद हो जाएंगे, या सरसों से तेल बनना बंद हो जाएगा? जो प्रक्रियाएं होती हैं किसान की फसल से, वो तो सारी की सारी होंगी ना। यानी अगर सरकार खरीद लेगी तो वापिस उसको बेचेगी भी। 17 लाख करोड़ की खरीदेगी तो 20 लाख करोड़ की उसको बेचेगी। फिर भी अगर हम मान के चलें कि घाटे में बेचेगी तो 16 लाख करोड़ का बेचेगी। 1 लाख करोड़ का अगर सरकार को घाटा हो जाएगा, किसानों को एमएसपी देने में सरकार को 1 लाख करोड़ का घाटा होता है, तो ये बड़ा सौदा नहीं है। किसान को उसकी मेहनत का फल मिल जाए 1 लाख करोड़ में, और ये एक हिस्सा बजट का किसानों के ऊपर खर्च हो जाए, तो ये घाटे की बात नहीं है, ये वापिस सरकार को ही मिलेगा। किसान सबसे बड़ा कंज्यूमर है। सरकार, आप बता दें कि किसान सबसे बड़ा कंज्यूमर है। किसान के पास पैसा आता है तो वो वापस मार्केट में ही डालता है, वो तिजोरियों में नहीं डालता है, और ना ही वो पैसे लेके विदेश में भागता है, वो देश की मार्केट के अंदर ही वापस खर्च करता है। तो वो पैसा भी वापस देश की अर्थव्यवस्था में आना है। लेकिन बार बार ये झूठ बोला जाता है कि सरकार का इतना पैसा खर्च हो जाएगा, ये नहीं बताया जाता कि सरकार उससे कमा कितना सकती है। एक और बात कि अगर एमएसपी की गारंटी का कानून लागू होगा तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी फसल सरकार को खरीदनी पड़ेगी। जो प्राइवेट एजेंसीज हैं जिनके बारे में सरकार आज की तारीख में दावा करती है, अडानी, अंबानी या और भी कोई भी प्राइवेट संस्था है, उसके बारे में कहती है कि ये लोग मार्केट रेट में किसान की फसल को खरीदेंगे, एमएसपी से ऊंचे रेट में खरीदेंगे, तो फिर अगर एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी, उनको कौन रोकेगा खरीदने से? एमएसपी से ऊंचे रेट पे वो खरीद लेंगे। तो सरकार को जरूरी नहीं है कि सारी की सारी फसल वही खरीदेगी, वो लोग खरीद लेंगे। सरकार तो सिर्फ ये सुनिश्चित करेगी कि अगर एमएसपी से कम रेट आता है तो फिर सरकार प्रोक्योर कर लेगी, सरकार फर्दर बेच देगी, उसका कोई भी बिजनेस करे।
ये जो झूठा आंकड़ा केंद्र सरकार ने भी दिया, बार बार दिया जाता है, ये आज हरियाणा सरकार ने भी दिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिया। एक और कमाल की बात श्रीमान जी ने कही, और इस बात को हरियाणा के लोग ना सुने, पंजाब के लोग ना सुने, उन राज्यों के लोग सुने, उन राज्यों के किसान सुने जिन राज्यों के किसान इस आंदोलन में हरियाणा, पंजाब, यूपी के मुकाबले कम सक्रिय हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सदन के पटल के ऊपर यह कहा कि अगर देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी तो तमाम राज्यों के किसान फसलों का उचित रेट मांगने लग जाएंगे। तमाम राज्य के किसान 1975 गेहूं का रेट मांगेंगे, 1868 धान का रेट मांगेंगे, अलग अलग फसलों का जो रेट है वो मांगेंगे। ये डर दिखाया जा रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से। ये डर नहीं है, ये अच्छी बात है। अगर किसान को उसकी मेहनत का उचित रेट मिलता है तो ये डर नहीं है, ये अच्छी बात है। तमाम राज्यों के किसान खट्टर साहब की इस बात को ध्यान से सुने कि अगर एमएसपी की गारंटी मिलती है तो आप लोगों को भी उचित रेट मिलेगा। हरियाणा, पंजाब के किसानों को मिलता है कुछ फसलों के ऊपर, कुछ फसलों का रेट मिलता है 6%। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 6% किसानों को या 6% फसलों का ही एमएसपी मिलता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको करेक्ट किया कि ये 16% तक हो गया है, और उसमें से बड़ा हिस्सा है वो हरियाणा, पंजाब या थोड़ा बहुत यूपी के किसानों का है। जबकि हरियाणा, पंजाब से ज़्यादा बहुत सारी फसलें मुख्यमंत्री ने आंकड़ा दिया कि यूपी के किसान उगाते हैं, या फिर मध्य प्रदेश, ओडिशा और बहुत सारे राज्यों के किसानों को उन्होंने जिक्र किया कि ये लोग भी एमएसपी मांगने लग जाएंगे। ये डर नहीं है, अच्छी बात है। इसीलिए ये आंदोलन सिर्फ हरियाणा, पंजाब का नहीं है, ये तमाम राज्यों के किसानों का आंदोलन है, उनके फ़ायदे का आंदोलन है। एक और बात, मैं बार बार ये एमएसपी के कानून की बात क्यों कर रहा हूँ, ये कोई मेरी डिमांड या किसानों की डिमांड नहीं है। ये देखिए आप, ये जननायक जनता पार्टी जिसकी बैसाखियों के ऊपर ये सरकार बनी हुई है, मनोहर लाल खट्टर की सरकार, बीजेपी की सरकार बनी हुई है, उसका मैनिफेस्टो है। इसका खूब प्रचार हुआ था। इसमें जो पहला वादा किया गया था वो 75% नौकरियों में आरक्षण का था। उसके बारे में बहुत बार बात हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। तमाम नौकरियों में आरक्षण की बात थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण ही मिलेगा। और प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अन्य राज्य के लोग भी हरियाणा का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, सिर्फ 5 साल की रिहाइश उनको दिखानी है। तो वहाँ पर भी हरियाणा के लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। 5100 रुपये पेंशन बुजुर्गों की नहीं हुई है, वो पता है आपको। लेकिन जो तीसरा वादा है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ बार बार, ये देखिए, लिखते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने का कानून बनाया जाएगा। कानून बनाया जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा मीडिया के कैमरों के सामने या सदन के पटल के ऊपर खड़े होके कि एमएसपी थी, है और रहेगी, मंडियाँ थी, है और रहेगी। कानून बनाया जाएगा। ये जो मौखिक बयान होते हैं ना, इनकी कोई कानूनी वैधता नहीं होती है, मान्यता नहीं होती है। अगर किसी किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है तो वो कहीं जाकर दुष्यंत चौटाला या खट्टर साहब का इंटरव्यू या उनकी बाइट, उनका बयान नहीं दिखाएगा कि ये देखिए मुख्यमंत्री ने कहा है हमें एमएसपी दे दो। उसकी कोई मान्यता नहीं है, कानून की मान्यता होती है। इसीलिए ये कानून बनाने की बात कही गई थी। साथ ही 10% फसलों की खरीद के ऊपर या फिर 100 रुपये बोनस देने का, प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान किया गया था, बात कही गई थी। ये क्यों कही गई थी? ये मुद्दा उस वक्त बहुत ज़ोर शोर से उठाया जाता था जेजेपी की तरफ से, किसानों की तरफ से तो लगातार उठाया ही जा रहा है कि जो केंद्र सरकार एमएसपी तय करती है उससे किसानों की लागत भी पूरी नहीं होती है। और ये अगले 1-2 वीडियो ब्लॉग में जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं उसके अंदर बताऊँगा आपको कि हरियाणा सरकार किसानों की जो लागत बताती है ना, उसके हिसाब से भी एमएसपी तय नहीं होता है। जो स्वामीनाथन आयोग का C2 फॉर्मूला है उसके तहत तो आप भूल जाइए। हरियाणा सरकार केंद्र सरकार को किसानों की जो लागत बताती है अलग अलग फसलों के ऊपर, उसके हिसाब से भी किसानों को एमएसपी नहीं मिलता है। इसीलिए जेजेपी का शायद ये मानना रहा होगा कि किसानों को केंद्र की तरफ से निर्धारित किया गया एमएसपी नहीं मिलता, इसलिए 10% राज्य की तरफ से अलग से दिया जाएगा। 100 रुपये प्रति क्विंटल का अलग से बोनस दिया जाएगा। तो ना एमएसपी की गारंटी का कानून बना, ना ही बोनस दिया गया। और बोनस के बारे में तो केंद्र सरकार ने अलग से निर्देश जारी किए हैं कि अगर कोई राज्य सरकार इस तरह की कोशिश करेगी तो केंद्र खरीद बंद कर देगी।
तो एमएसपी की गारंटी का कानून, ये मसौदा लाया जाना चाहिए था सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, जेजेपी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी, क्योंकि बीजेपी ने 2014 के मैनिफेस्टो में 50% मुनाफे के साथ फसल का रेट देने का वादा किया था और 2019 में हर फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित करने का वादा किया था। तो ये सत्ताधारी पार्टियों की तरफ से लाया जाना था, लेकिन वो नहीं हुआ। आगे बात करते हैं सदन के दौरान क्या हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बड़े उत्तेजित लगा लीजिए, कंसर्न लगा लीजिए, गंभीर नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह, कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेके बड़े गंभीर नजर आए थे कि टावर्स उनको नुकसान पहुंचाया गया, टेलीकॉम कंपनियों के टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया, या टोल प्लाजा को लेकर, हरियाणा के मुख्यमंत्री टोल प्लाजा को लेकर कि भी 212 करोड़ रुपए का टोल प्लाजा को नुकसान हो गया। 250 से ज्यादा, करीब करीब 300 किसानों की जान चली गई। एक शब्द संवेदना का उनके मुंह से नहीं निकला पूरे के पूरे संबोधन के दौरान। 250 से 300 किसानों की मौत हो गई, एक शब्द नहीं, 212 करोड़ रुपए का टोल प्लाजा को नुकसान हो गया, इसका जिक्र किया। और टोल प्लाजा को नुकसान हुआ, कुछ नुकसान नहीं होता है, ये इन्हीं के नेताओं के बयान थे, शायद इन्हीं का बयान था कि कोई नुकसान नहीं होता टोल प्लाजा से। अगर 3 महीने बंद रहा है तो 3 महीने फर्दर उसकी डेट एक्सपेंड कर दी जाएगी, 3 महीने ज्यादा वो टोल वसूल कर लेंगी कंपनियां, कोई नुकसान नहीं होता है। आम आदमी को उल्टा फायदा होता है, फ्री में लोग सफर कर रहे हैं, अपनी सड़कों के ऊपर फ्री में चल रहे हैं, क्योंकि वो पहले बहुत सारा टैक्स दे चुके हैं। टोल का दर्द है, किसानों की मौत का दर्द नहीं है। बार बार सत्ता पक्ष के नेता कृषि कानूनों के ऊपर बहस करते नजर आए। कौन से कृषि कानून? जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं, जो संसद का मामला है, केंद्र का मामला है, कि भी इसमें ये फायदा है, आप बताओ इसमें क्या नुकसान है, इसमें काला क्या है, पूछ रहे थे। क्यों पूछ रहे थे? कि आप इसमें बदलाव कर दोगे क्या, कोई चेंज कर दोगे, और आप क्या तारीफ बता रहे हो, क्या गुणगान कर रहे हो, आपने बनाए हैं। जब एपीएमसी एक्ट में संशोधन की बात आती है, जब किसान ये कहते हैं या विपक्ष ये कहता है कि आप हरियाणा के किसानों को एपीएमसी एक्ट में संशोधन करके, क्योंकि वो आपका अधिकार है, एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, तब तो आप कहते हैं ये केंद्र का मामला है, जबकि वो राज्य का मामला है। लेकिन जो विशुद्ध रूप से केंद्र के कानून है, केंद्र का मामला है, उसके बारे में आप कहते हैं कि यहां पे चर्चा करो, हमें बताओ। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विधानसभा में खड़े होकर ये ऐलान करते हैं कि कानून वापिस नहीं होंगे, आपने बनाए थे, आपको वापस लेने हैं, आपके पास अधिकार है ये ऐलान करने का। कौन है आप? अब नरेंद्र मोदी नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, उनके पास अधिकार है, लेकिन आप अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए किसानों के अधिकारों के ऊपर चोट मारने की, उनकी भावना पर ठेस पहुंचाने की बात करते हैं, लेकिन उनको अधिकार देने की बात नहीं करते हैं। एक बात बार बार उप मुख्यमंत्री कह देते हैं, मुख्यमंत्री कह देते हैं, और बहुत सारे नेता कह देते हैं कि मंडी थी, है और रहेगी। आप निर्मला सीतारमण से बड़े हैं, वित्त मंत्री के पिछले कई ब्लॉग मैंने बनाए हैं, आप खुद भी आप सर्च कर लीजिएगा। निर्मला सीतारमण पता नहीं कितने अपने बयानों में कह चुके हैं कि एपीएमसी को, मंडियों को खत्म करने का वक्त आ चुका है, खत्म करनी चाहिए। राज्य सरकारों को पत्र लिख चुकी हैं हमारी देश की वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जाने कितनी ही बार वो ये कह चुके हैं। कई बार तो मैं अपने वीडियो ब्लॉग में उनके बयान सुना चुका हूं कि बिहार की तर्ज पर तमाम राज्यों को एपीएमसी खत्म करनी पड़ेगी, मंडियां खत्म करनी पड़ेंगी, उस दिशा में बढ़ने का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री की बात माने या फिर दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर की बात माने, कौन बड़े हैं, किनकी चलेगी? या तो आप कह दो कि प्रधानमंत्री की बात हम नहीं मानते हैं। ये क्या बार बार आप लोग इस तरह का ढकोसला पीटते रहते हैं। एक इस बात का और बड़ा दुख हुआ मुख्यमंत्री को कि भी किसानों ने दूध का रेट बढ़ाने की बात कह दी। आप लोग पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाते रहते, उस बात पे तो दुख नहीं होता आपको। दूध का रेट बढ़ाने की, हालांकि किसी ने बढ़ाया नहीं है, वो सोशल मीडिया के ऊपर ही बहुत सारे लोगों ने एक तरह का कैंपेन चलाने की कोशिश की थी। ना तो किसान मोर्चा ने चलाया था, ना ही किसी जिम्मेदार किसान नेता ने इसके बारे में बात की थी। लेकिन इस बात के ऊपर आपको बड़ा दुख हुआ कि दूध का रेट बढ़ाया जा रहा है। कंवरपाल गुर्जर
खट्टर साहब के मंत्री सदन में खड़े होके ऑन रिकॉर्ड झूठ बोल रहे हैं कि किसी किसान के ऊपर कभी लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, उसके सबूत दिखाओ। वीडियो हैं, सबूत हैं, तमाम मीडिया ने दिखाया, सोशल मीडिया ने दिखाया, न्यूज़ चैनल्स ने दिखाया, और ये कह रहे हैं कि सबूत ही नहीं है। उस बुजुर्ग की भी टांग तोड़ दी गई थी जो दुष्यंत चौटाला की फोटो लेके पिपली में पहुंचा था। किसानों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अन्य राज्यों के जो किसान आए उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। क्या वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने नहीं देखी? और आप सदन के पटल के ऊपर इस तरह से झूठ बोल रहे हैं कि मानो आपको पता ही नहीं है कि आपके झूठ से बाहर भी दुनिया है, आपके झूठ के बाहर भी लोग कुछ ना कुछ देखते हैं। बहुत सारे आंकड़े दिए गए विपक्ष की तरफ से, अलग अलग वीडियो ब्लॉग्स के जरिए मैं भी कोशिश करता हूं देने की। क्या बात कीजिए इन मुद्दों के ऊपर, ये ज़रूरी हैं। इन मुद्दों के बारे में सरकार के पास जवाब नहीं है और आज ये सदन में भी बात साबित हो गई है। अपराध के आंकड़े दिए गए, 2019 के, 2018 के, एनसीआरबी के 2018 के आंकड़े दिए गए, 2019 के स्टेट रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े दिए गए। वही आंकड़े हैं। रोज़ 3 से 4 हत्याएं होती हैं, 5 से 6 रेप होते हैं, 10 से 11 अपहरण की वारदातें होती हैं, 5 से बच्चों के खिलाफ अपराध होते हैं, और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की अगर बात की जाए जिनके बारे में खट्टर साहब टेसुएं बहा रहे थे, तो हरियाणा टॉप के राज्यों में शुमार होता है हर बार। चोरी, लूट, डकैती, आप पिछले दिनों की कुछ खबरें उठा के देख लीजिए। रूटीन हो गया है हरियाणा में, किसी को भी गोली मार देना, किसी की भी हत्या कर देना, फायरिंग हो जाना। उसके ऊपर किसी भी मंत्री ने, खुद मुख्यमंत्री ने एक शब्द तक नहीं कहा, बचाव तक नहीं कर पाए। बेरोजगारी के आंकड़ों के बारे में CMI बिला जी ये तो फर्जी आंकड़े पेश करती है, ये तो प्राइवेट संस्था है। दुष्यंत चौटाला उन्हीं आंकड़ों को पेश करके खट्टर सरकार को घेरते हुए उप मुख्यमंत्री बन गए। क्यों नहीं कहा आपने कि दुष्यंत चौटाला जी आप झूठ बोलते थे, फर्जी वो है, ये तो कंपनी है, प्राइवेट संस्था है। नरेंद्र मोदी अपने ट्वीट के अंदर, अपने बयानों के अंदर कितनी बार उस संस्था का जिक्र कर चुके हैं, उन आंकड़ों को कोट कर चुके हैं। तब तो आपने नहीं कहा कि वो तो कांग्रेस के नेता के एजेंसी के आंकड़े हैं या फर्जी संस्था के आंकड़े हैं, प्राइवेट संस्था के आंकड़े हैं। लेकिन NSSO की बात की आपने कि भी NSSO ने तो बताया है कि हरियाणा में 7% बेरोजगारी है। आप याद कीजिए 2019 लोकसभा चुनाव से पहले NSSO का एक आंकड़ा आना था, वो लीक हुआ था। वो आंकड़ा सरकार ने जारी नहीं किया। क्या आंकड़ा था? 6.1% पूरे देश में बेरोजगारी है। और ये आंकड़ा पता है क्या बताता था? 45 साल में 4.5 दशकों में ये सबसे ज्यादा बेरोजगारी का आंकड़ा था। यानी एक तरह से देश को शर्मसार करने वाला आंकड़ा था 6.1। और खट्टर साहब 7% बेरोजगारी को हरियाणा विधानसभा में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बेरोजगारी की स्थिति है। उसके बाद कुछ और आंकड़े दिए गए थे कि चलो छोड़िए, आप ना NSSO को मानिए ना CMI को मानिए। पिछले दिनों 13 चपड़ासी के पदों के लिए पानीपत में भर्तियां हुई। 15,000 के करीब आवेदन करने वाले थे। चपड़ासी की भर्ती के लिए 15,000 के करीब आवेदन आते हैं, पोस्ट हैं सिर्फ 13। BA, BSc, MA, MTech, BTech, इस तरह के लोग उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ग्रुप D की भर्ती में आपने देखा 18,000 पोस्ट थी, लेकिन 20 लाख से ज़्यादा, शायद 25 लाख का आंकड़ा बनता है, इतने लोगों ने अप्लाई किया ग्रुप D की नौकरी के लिए। आप संस्थाओं के आंकड़ों को नकार देंगे, लेकिन इस तरह के आंकड़ों को कैसे नकारेंगे? इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। अब जवाब इनके पास ले दे के होता है कि किसी न किसी तरीके से जातीय रंग दे दिया जाए, किसी न किसी तरीके से लोगों को ही आपस में भिड़वा दिया जाए। ईश्वर सिंह जो JJP के विधायक हैं गुल्हाचिका से, उन्होंने जातीय रंग देने की कोशिश की पूरी की पूरी बहस को, और कई लोगों ने कोशिश की। क्या सच में ही किसानों का मुद्दा जाति के ऊपर आधारित है? क्या सच में ही अविश्वास प्रस्ताव इस आधार पे आया था? और ये कमाल की बात, फिर वही मैं कह रहा हूँ कि आंसू तो नहीं बहाए खट्टर साहब ने, लेकिन ड्रामा पहले की तरह किया उन्होंने। और वो कमाल की एक्टिंग करते, मैं बार बार कहता हूँ कि उनको पता ही नहीं है अविश्वास प्रस्ताव आया क्यों है। वो कह रहे हैं कि इनको तो, विपक्ष वालों को, कांग्रेसियों को तो आदत है कि भी चांद के ऊपर प्लॉट मांगेंगे, अगर नहीं दिया तो अविश्वास प्रस्ताव।
वैक्सीन के खिलाफ अविश्वास मतलब व्यक्त कर दिया, गलवान घाटी के को लेकर अविश्वास व्यक्त कर दिया, राहुल गांधी का जिक्र किया। राहुल गांधी ने केरला में क्या बयान दिया था? क्या सच में ही इस मुद्दे के ऊपर बहस हो रही थी, या उस सदन में बैठे हुए किसी भी नेता ने मंगल के ऊपर, चांद के ऊपर प्लॉट मांगा था? क्या किसी भी नेता ने उस सदन में बैठे हुए वैक्सीन को लेकर कोई अटपटा या फिर उलझुल बयान दिया था? क्या गलवान घाटी को लेकर किसी भी सदन में बैठे हुए नेता ने कोई भी उलझुल बयान दिया था? सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिया था? राहुल गांधी क्या इस सदन के सदस्य हैं? बार बार खट्टर साहब की तरफ से जो किसान मोर्चा है उसने जो फैसले लिए हैं उसके बारे में टिप्पणियां की गई। किसान मोर्चा सदन के अंदर मौजूद नहीं था, और किसान मोर्चा सदन के अंदर मौजूद होता तो आपके एक एक सवाल का बहुत अच्छे से जवाब देता, लेकिन आपने उनके बयानों को वहां पर कोट करते हुए वक्त ज़ाया किया, लोगों का भी, सदन का भी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कमियां भी निकालते रहिए, तारीफ भी करते रहिए, लेकिन कम से कम मुझे एक बात जो अच्छी लगी, पिछले काफ़ी टाइम से देश की राजनीति में आप देख रहे होंगे कि जब भी कोई अविश्वास प्रस्ताव आना होता है या फिर कोई चुनाव, राज्यसभा टाइप का चुनाव होना होता है, तो आपने देखा होगा कि विपक्ष के जो विधायक हैं ख़ास तौर पे, उनको पकड़ पकड़ के एक होटल में बंद करना पड़ता था, या सत्ता पक्ष के उनको एक होटल में बंद कर दिया जाता था या अलग राज्य में ले जाया जाता था। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब ख़रीद फरोख्त की कोशिशें होती थी। लेकिन कम से कम हरियाणा में ये गनीमत रही कि जो हो रहा था खुल्लम खुल्ला हो रहा था, स्पष्ट तौर पर हो रहा था। लोग अपनी विचारधारा के हिसाब से, वो चाहे मतलब अविश्वास प्रस्ताव से पहले इस्तीफ़ा दे रहे हों, अपनी मर्ज़ी से दे रहे थे, वो चाहे सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर रहे हों या उसके खिलाफ कर रहे हों, वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे थे। किसी भी विधायकों के दल को किसी होटल में बंद नहीं करना पड़ा, किसी भी पार्टी को अपने विधायकों को दूसरे राज्य में बस में भरकर नहीं ले जाना पड़ा। ये अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल है आखिर में, वो पोप्पो बाई वाला चुटकुला किस किस के समझ में आया, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दों पर नज़र रखिए, तथ्यों के ऊपर नज़र रखिए। तमाम चीज़ें, बयानबाजियाँ होती रहेंगी, आलोचना, नफ़रत, सब कुछ होती रहेगी, लेकिन आप तथ्यों और मुद्दों पर बने रहेंगे तो ये सबसे अच्छा है हरियाणा के लिए, समाज के लिए, देश के लिए।